बच्चों जितना अभी हमने सीखा पहले उसके एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, मैं समझा रही हूँ, आंसर अपने से लिखने हैं क्योंकि आपको पूरी एक्सरसाइज ये वाली समझाई है मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो वर्ण की परिभाषा लिखिए। नीचे देखो एक क्वेश्चन, इसी के नीचे मैंने दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहले भी ये चीज समझाई आपको कि वर्ण की परिभाषा लिखिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, उसमें आपको लिखना क्या है, आंसर एक ही लिखना है और वो होगा आपके वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी बोलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी मूल इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। अब तीनों तरह से पूछा जाएगा तो आपको आंसर यही देना होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें आपके। जब भी कभी ऐसा हो कि कोई चीज की डेफिनेशन पूछते हैं, परिभाषा लिखो, तो भी आपको वही डेफिनेशन ही लिखनी है, और पूछते हैं क्या कहते हैं तो भी आपको वही डेफिनेशन लिखनी है, और किसे कहते हैं, तो ये तीन वर्ड्स है ना, इनमें आपको वही डेफिनेशन ही लिखनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी चीज की किसे कहते हैं आप एक बार उदाहरण, जैसे उदाहरण नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन परिभाषा जब किसी चीज की लिखते हैं तो साथ में उसका उदाहरण देना जरूरी है। बिना उदाहरण के कोई भी परिभाषा फिनिश होती ही नहीं है, कंप्लीट होती ही नहीं है। जैसे वर्ण की परिभाषा लिखी, उसके बाद जैसे लिख के आपको बताना होगा ख, ख, ग, म, प, ऐसे आपको उदाहरण लिख के आगे समझाना होगा। तो परिभाषा जब भी पूरी होगी जबकि साथ में आप उसका उदाहरण लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके, वर्णमाला किसे कहते हैं, मैं बता चुकी हूँ। वर्ण जो होते हैं अगर इनको सतत रूप से लिखेंगे का, जैसे मैं एक बार बता रही हूँ बच्चों, इनको लिखेंगे क, ख, ग, प, ये अलग अलग, ये क्या है, वर्ण है। और इन्हीं को जब हम व्यवस्थित क्रम में, यानी जब व्यंजन और स्वर बना के व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ऐसे च, छ, तो वो क्या हो गया, एक व्यवस्थित क्रम हो गया, उसको कहते हैं वर्णमाला। उच्चारण, मैंने उच्चारण का आपको कल भी बताया था, मीनिंग फिर से बताते हैं। उच्चारण का मीनिंग होता है यानी बोलना, बोलने के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, उसको वर्ण के जितने आधार है, पहले दो इसमें जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, उच्चारण के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा है। आप अक्सर क्या करते हैं, 3 भाग में तो लिख दिया 3 भागों में बांटा गया, 4 भाग में तो आप देते 4 भागों में बांटा गया, नहीं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कितने 3 या 4 जितने भी भागों में बांटा गया है पहले तो वो लिखते हैं, उसके बाद वो नाम लिखना जरूरी है, जो भागों के नाम है वो नाम जरूर लिखेंगे इसमें, तभी आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसमें बिल्कुल सेपरेट 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमेशा जब भी इस तरह से पूछे जाते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसमें हमेशा नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए साफ साफ दोनों का आंसर अलग अलग आपको 2 लाइन में देना है। पहले भेद कितने होते हैं वो लिखने, फिर उनके नाम लिखने। इस जैसे आप डिवाइडेशन करके आंसर लिखोगे, बिल्कुल सेम डिवाइड करके इनके नंबर भी दिए जाते हैं। तो इन चीजों का आपको लिखते समय बहुत ध्यान रखना है और बहुत बारीकी से पढ़ के लिखने हैं। सॉरी बच्चों, प्रश्न 5, स्वर के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। सेम चीज है, व्यंजन इस तरह से व्यंजन में पूछा, सेम स्वर में पूछा, आपको सेम वही करना है। स्वर के 3 भेद होते हैं, उनके फिर नाम लिखने हैं, हर्ष, दीर्घ, ऐसे करके आपको 2 बार में इसका आंसर देना है। नहीं तो आपने लिख दिए, सिर्फ आप क्या करते हो जल्दबाजी में ऊपर का पढ़ा कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, नीचे का भूल ही जाते हो। नहीं, आपको दोनों आंसर देने तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसका लिखे नहीं कितने होते हैं तो भी आपके नंबर कटने वाले हैं, और नाम लिख दिए, नाम नहीं लिखे तो भी नंबर। तो आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन समझना होता है हर चीज का,
उसके बाद आंसर देना होता है। और ये आपको करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पीछे देख रहे, अगर नहीं आ रहा है तो मैंने जो समझाया उसमें देखें फिर लिखें इसको। उसके बाद अब ये इधर वाला क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें है निम्नलिखित शब्दों में रे की अशुद्धियों को दूर करके लिखिए। रे मैंने बताया 3 तरीके से होता है, रेफ और पदे। पदे पैरों मतलब नीचे लगता है और रेफ सर के ऊपर लगता है, और वो आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। ये मैं समझा चुकी हूँ, तो वही चीज आपको यहाँ करनी है। ये कब रे, तो इसमें लिखना है आपको कब। तीव्र, तीव्र। अर्थ है, अर्थ ऊपर जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न। फर्क, तो इसमें ये ऊपर आएगा फर्क। किराया, नहीं ये, हाँ किराया, तो क्रिया। बच्चों ये लाइन नहीं है, ये है। मूर्ख है, मूर्ख। प्रसाद, ये नीचे आएगा प्रसाद। रे इनमें से सब में से गायब हो जाएगा, जितने रे लिखे हुए वो हट जाएंगे और वो कहीं ना कहीं लिखेंगे। ये प्रश्न मैंने लगा के आपको एक बार दिया है, लेकिन ऐसे आपको अब लिखना होगा आपको प्रश्न। ये मैंने एक आपको उदाहरण बता दिया है, ये इसीलिए लगा हुआ था कि आपको समझाने के लिए कि आपको लगाना कैसे। ये देखो अब मैंने ये अब हो गया, अब आपको उसको नीचे मुझे लगा के देना है, जैसे मैंने लगा हुआ ऐसे ही सब में करना है आपको। मतलब रे, इस रे को करेक्ट जगह पे लगाना है। तीव्र कहाँ लगेगा वो आपको लगाना है, और ये रे तो इसमें से गायब हो जाएगा या तो इसके ऊपर जाएगा, जिसके इसके देखो मैंने नीचे लगाया था, तो आपको नीचे लेके आना है। जहाँ लगना है ना वहाँ ये लगा के करेक्ट करके आपको यहाँ सामने इसके आंसर लिखने हैं। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग अनुनासिक और अनुसार, ये दो चीज मैंने आपको बता दी थी। ये अनुनासिक का है और ये अनुस्वार का, लेकिन इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, जो है ना आप बोलने में ही समझ पाते हैं, जल्दी से समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो अब इनके अंतर को समझेंगे। देखो सबसे बड़ा जो अंतर है इनका वो है हिंदी के अनुसार। अनुनासिक क्या है, एक स्वर है। क्या है, स्वर है। जब भी कभी ऐसे पूछे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर बताइए, आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ये बताना है अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन में गिना जाता है। इसीलिए जब हम स्वर बताते हैं ना कि स्वर कितने होते हैं, तो हम 11 बताते हैं। लिखने में हम जब क, ए, आ, ई, ये लिखते हैं तो 13 लिखते हैं बच्चों, लेकिन जब हम स्वर की हमें खाली वो देना हो कि स्वर कितने होते तो हम 11 बताते हैं, वो यही अलग हो जाते हैं। अनुस्वार किसमें काउंट होता है, आपके व्यंजन में। अनुनासिक आपके स्वर है, और थोड़ा अर्थ में भेद होता है। देखो बोलने एक जैसे लगते हैं लगभग, हंस और हंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आप ध्यान से बोलोगे ना तो आपको थोड़ा सा अंतर पता चलेगा, और दोनों का देखो मीनिंग भी अलग हो जाता है। ये हंस यानी मतलब हंसना, और हंस यानी एक पक्षी। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, लेकिन ऐसे ही 2 उदाहरण आप खुद लिखेंगे अपने आप। जब ये उतारेंगे तो इसके आगे 2 उदाहरण आप अपने आप लिखेंगे, एक मैंने आपको समझाया है। आगत ध्वनि, आगत यानी आने वाली ध्वनि। पर ये क्या होता है कि हमारे कुछ शब्द होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज है, तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जो हिंदी में ऐसे कि ऐसे ही अपना लिए गए, उनको हिंदी में नहीं लिखा जाता, बल्कि जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना तो उनको हिंदी में लिखते हैं, उनको ऐसे कि ऐसे हिंदी में लिखते हैं। तो उनको लिखने के लिए उनके ऊपर ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इसको आगत चिन्ह कहते हैं या अर्धचंद्राकार। क्या, क्योंकि आधा चंद्रमा ऐसे होता है ना हमारा, तो इसको ऐसे लगाते हैं। इसके अंदर कभी भी गलती से डॉट नहीं लगाना। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है जब वो इस अलग से पूछते हैं ना कि आगत चिन्ह लगा के इन शब्दों को दोबारा लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हो आप लोग। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। आगत चिन्ह पे ये बिंदी नहीं आएगी। आगत चिन्ह सिर्फ प्लेन सिंपल अर्धचंद्राकार यानी आधा चंद्रमा होता है हमारे, वैसे लगता है।
और ये उन शब्दों पे लगता है जो अंग्रेजी के शब्द हैं और जिनको हम हिंदी में लिखते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को अगर हिंदी में बोलते हैं तो चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर को अगर डॉक्टर लिखना है तो उसके ऊपर हम लोग ये वाला चिन्ह यहाँ लगाएंगे डे के ऊपर, तब ये डॉक्टर कहलाएगा। ऐसे ही कॉलेज, बॉल, फ्रॉक, मॉल, तो इन सब के ऊपर क्या होता है, ये वाला चिन्ह हम लगा देते हैं। बोलने में भी देखो अलग आता है, अपने आप आपको पता चलेगा। आप 8-10 लिखोगे ना बोल बोल के तो आपको डिफरेंस पता है। बॉल, मॉल, पॉल, हॉल, डॉक्टर, तो कॉलेज, ये सारे बोलने में ही अलग आते हैं। तो आपको धीरे धीरे ये जब बोलते रहोगे ना रेगुलर, तो आपको अंतर डिफरेंस आपको पता चलने लगेगा। बस लेकिन एक डिफरेंस इनका आपको याद रखना है कि जब भी आकर चिन्ह लगाना है, जब भी अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखना है, तो ये वाला अर्धचंद्राकार यानी ये लगाना है, इसके अंदर डॉट नहीं लगानी है। डॉट लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अक्सर यही गलती आप लोग करते हैं। तो इन गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को आपको याद रखना है और सुधारना है। ये गलतियां नहीं करनी है आपको। अब हम ये वाला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। इसमें देखो नुक्ता, फ और ज के नीचे आपने देखा होगा, आप भी लगाते हो, आपको भी सिखाई गई होगी, नीचे एक डॉट लगाते हैं। जब इनको बोलते हैं तो डॉट लगाते हैं। जैसे हमने इंग्लिश के शब्द हैं, ऐसे कि ऐसे ही हम हिंदी में लिखते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ किसका राज भी रहा है, मुगलों का राज रहा है। तो उनकी लैंग्वेज भी हमारे यहाँ रह गई, उनके शब्द भी रह गए, जिनको उर्दू में भी अरबी, फारसी, ये जो शब्द है ना, इनको बोलते हैं हम ऐसे कैसे हिंदी भाषा में यूज करते हैं, ऐसे कैसे ही लिखते हैं। लेकिन जब इनको बिना नुक्ते के बोलते हैं ना, तो ये इनका उच्चारण करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन जब हम ये डॉट लगाकर इनको बोलते हैं तो इनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और साफ किया जाता है। जैसे इसको मैं ये डॉट बिना बोलती हूँ, ये डॉट मैंने हटा दिया, ये डॉट हटा। अब इसको मैं बोलती हूँ तूफान, इसको बिना डॉट के क्या बोलेंगे, तूफान। अब मैंने इसमें ये डॉट लगा दिया, ये देखो कितना, अब ये कितना इजीली बोलेगा, तूफान, तूफान। ये फा बिल्कुल इजीली बोल रहा है। और अगर इसको हटा दिया तो मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे, तूफान, फा बोलेगा, और ऐसे तूफान। सेम यही जय में है, मजदूर, इसको हटा दिया मैंने, ये देखो क्या हो गया, मजदूर, जेड पे जोर लगाना पड़ेगा, और इसको लगा दिया मैंने मजदूर। इजी हो गया, एकदम अच्छा शुद्ध उच्चारण हो रहा है। ऐसे कैसे हटा दो, खुदा, और इसको लगा दिया तो खुदा। कितना अच्छा सा बोल रहा है ना। ऐसे इसमें सेम आप इनको बार बार आपको बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कुछ जगह होता है जहां पर नहीं लगता है ये डॉट, जब हम उसको जमीन बोलते हैं तो ये वाली डॉट नहीं लगती है। पर अक्सर ज्यादातर जगहों पर इसका यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर ये शब्द किससे लिए गए हैं, अरबी और फारसी शब्द। जितने भी अरबी और फारसी शब्द है उनके नीचे ये लगा के बोलते हैं, तो वो बोलने में शुद्ध बोला जाता है। ये क्लियर हो गया बच्चों। ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ये डिफरेंस याद रखोगे तो हिंदी में गलतियां नहीं होंगी, अच्छा लिखोगे आप लोग। इसलिए इनको जरूर समझें, अनुसार, अनुनासिक में अंतर, फिर आगे चिन्ह क्या है, नुक्ता चिन्ह क्या है। क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना जैसे जैसे व्याकरण में, तो यही चीजें आपकी यूज होती रहेंगी। ऐसे नहीं है कि इतना पार्ट कर लिया और खत्म हो गया, नहीं, ये कनेक्ट होते रहेंगे आपस में एक दूसरे से। इसलिए जब तक ये वाला क्लियर नहीं हो, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पीछे का क्लियर होगा तभी आगे वाली चीज समझ में आएगी। क्योंकि अब इसके बाद जो हम समझ रहे, इतना सारा क्वेश्चन किसके लिए समझा हमने, वर्ण विच्छेद जो अब हम करेंगे ना, वो इतने आराम से हो जाएंगे आपके इजीली। इसलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, ये बेस है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हिंदी आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती। इसलिए ये अच्छे से पढ़ना बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो, मैं इतना समझने के बाद आप बच्चों अब समझेंगे हम वर्ण विच्छेद।
कि वर्णों का विच्छेद यानी उनको अलग अलग कैसे किया जाता है। वर्णों को किसी भी शब्द या ध्वनि, शब्द या ध्वनि यानी जो बोलते हैं वही शब्द बनते हैं हमारे, जो ध्वनि हम बोलते हैं उसी को हम लिखते हैं, तो यानी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को पृथक पृथक, पृथक पृथक का मतलब अलग अलग लिखना, यानी शब्दों को अलग अलग करके लिखना ये क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों का अलग अलग पृथक्करण या उनको अलग अलग करना या उनका विच्छेद करना, एक ही चीज है सारी। अब देखो इसको हम उदाहरण से समझेंगे बच्चों, जैसे कमल, कमल इसमें 3 वर्णों का यूज है, क म और ल। कौन से 3? क म और ल, ये 3 वर्ण इसमें यूज हो रहे हैं ना, क म ल एक साथ जुड़ता है, ये कमल बन गया। जब हम इसको शब्द में लिखते तो ये हमारा कौन सा शब्द है, कमल, एक शब्द हो गया। लेकिन अब देखो इसको हम अलग अलग करेंगे, इसका हम विच्छेद करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से। अब ये के जो हमने पूरा लिखा हुआ है इसके साथ क्या लगा हुआ है, स्वर भी लगा हुआ है हमारा, तो इसमें से हमें क्या अलग करना है, स्वर अलग करना और व्यंजन अलग करना। तो सबसे पहले जो हमारा क है इसको अलग करेंगे, ये तो भूल जाओ, मैं और ले भूल जाओ बच्चों, सिर्फ क याद रखो कि हमको अभी किसको अलग करना है, क को अलग करना है। तो देखो क और ए, क के नीचे लगाने का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया, इसको हलन कहते हैं, इसका मतलब है ये क क्या हो गया आपके आधा हो गया है। कैसा हो गया, आधा हो गया है। और क तो ध्वनि कौन से स्वर की आ रही है, ए की, तो इसलिए हमने क प्लस ए, ये जब हम एक साथ लिखेंगे तो हमारा ये पूरा वाला क बनेगा। अब दूसरा, अब क को भूल जाओ और ल को भूल जाओ, बीच वाला मैं याद रखो, मैं। अब देखो आधा में, सॉरी इसमें से आपने अलग कर लिया, भूल रहा है, तो आधा में और ये मिलकर हमारा क्या बना है, मैं। यहाँ पूरा लिखा हुआ है, वहां इसका हमने अलग अलग विच्छेद कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया है, ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया, ये पूरा एक शब्द हो गया। अब इसका हो गया। अब ये दोनों वाले आगे वाले दोनों भूल जाओ, आगे सिर्फ ले याद रखो, ल प्लस अ, इसके साथ स्वर कौन सा लग रहा है, ए, तो ल प्लस ए, पूरा जब इसको एक साथ लिखेंगे कमल, अलग अलग इसके विच्छेद करेंगे इस तरह से। ये सेम है, लेकिन देखो एक अलग से चीज मैंने यहाँ बताई है वो आपको बता दूं। अब इसमें आधा क्या लिखा हुआ है और ला के ऊपर क्या लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है, इसको कैसे करेंगे, कै आधा, आधा लिखने के लिए आपको पता है ये वाली नीचे लग जाती है, लेकिन इसके आगे तो बच्चों मैंने ए और आ ई कुछ तो लिखा ही नहीं, स्वर तो लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा, इसको समझो। ये क्योंकि यहाँ पर के क्या है, आधा के है, क्या है, आधा के, और आधा के किसके बिना होता है, मैं बार बार समझा रही हूँ, आधा के मतलब इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ, बिना स्वर के ये, इसलिए मैंने इसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ आधा क्या लिखा है ऐसे करके। अब आगे देखो ला, जब भी कभी ये बिंदु चंद्र बिंदु आती है तो हमेशा व्यंजन पे कभी नहीं लगानी है हमको, जो उसका स्वर लगाएंगे ना उस स्वर के ऊपर ही लगानी है। जैसे कालांत, ले इसका व्यंजन है, आधा हो गया, स्वर हमने निकाल दिया, तो आ, इसमें स्वर कौन सा बोल रहा है, काला, ला बोलेंगे तो ला, आ की ध्वनि आ रही है बाद में, तो ये जो बिंदी है वो हमको किस पे डालनी है, स्वर के ऊपर ही लगानी है, तो हम किस पे लगाएंगे, आ पर लगाएंगे। उसके बाद त, त प्लस ए, लेकिन ये आधा रखना, अगर ये लगाना भूल गए यानी वर्ण विच्छेद आपका गलत हो गया है, तो खास तौर पे ये बहुत ध्यान से करना होता है, छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा गलत हो जाता है। जब भी व्यंजन अलग करेंगे तो स्वर में, स्वर को अलग करेंगे व्यंजन से, तो
तभी एक चीज और मैंने समझाई थी, फिर एक बार बता देती हूँ। ई जो हम आगे से मात्रा लगाते हैं, कौन सी? ई की, छोटी ई की। ये कभी भी, जैसे की लिखा हुआ है, गी लिखा हुआ है ना, तो ये चीज हमको क्या करनी है? ये क्या है ना, ये पहले ही आएगा, व्यंजन क्या आएगा? पहले आएगा और स्वर हमेशा बाद में जाएगा। भले ही यह आगे से लगा हुआ है इसमें मात्रा, लेकिन जब इसको हम गण विच्छेद में लिखेंगे तो ये पीछे से ही, बाद में ही बतानी होगी आपको। ये अक्सर गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि आगे से लगाते हैं तो आगे ऐसे देते हैं, ये लिखेंगे बच्चे प्लस करके कर लिखेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी ऊपर चंद्र बिंदु या बिंदु आगे ये लगे हुए, तो ये किस पे चले जाएंगे? आपके स्वर पे जाएंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है। और अगर आधा लिखा हुआ है किसी में व्यंजन, तो उसके आगे फिर स्वर नहीं लगेगा, वो आधा व्यंजन इस तरह से, जैसे मैंने क्या लिख के बताया था आपको, इसमें कालांत में लिखा हुआ है नीचे के, ऐसे लिखना है, इसके आगे स्वर नहीं लगाना है। ये मेथड सीखना है आपको। ये सारी, इतने सारे रटे नहीं जाते या याद नहीं किए जाते हैं वर्ण विच्छेद के कि इसका ये होगा, इसका नहीं बच्चों। ये आपको तरीका सीखना है, और कोई सा भी शब्द लिख दो उसके आपके हो जाने चाहिए फटाफट। ये मेथड होते हैं, जैसे मैथ्स में सीखते हो 2 + 2 4 + 4, ऐसे ही व्याकरण में ये मेथड सीखने होते हैं। इन मेथड से ही फिर ये वर्ण विच्छेद हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ मेथड समझना है इसका कि हमको किस मेथड से ये करना है। ये आप चीजें याद रखोगे कि इसमें से स्वर अलग करना है। जब छोटी की लगाएंगे तो स्वर पीछे ही ले जाना है, और आधा बना हुआ होता है कोई व्यंजन, तो उसको हम ऐसे करके लिखते हैं, उसके आगे स्वर नहीं लिखते हैं। और बिंदी या आपके चंद्र बिंदु लगी हुई है तो उसको हम आगे वाले स्वर पे ही लेके जाते हैं, व्यंजन पर नहीं लेकर जाते। अब बच्चों कोशिश करना कि आप अपने आप शब्द लिखो और उनके विच्छेद करो। आपको देखना आप अपने आप करने आ जाएंगे। इसको ये रटे नहीं जाते हैं, ये इस मेथड से किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, गो। अब बच्चों देखो, हमने व्यंजन पढ़े थे, उसमें नीचे वाली लाइन होती है छ, त्रे, गे। हम मैंने आपको सबके अलग अलग नाम बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन अब हम एक व्यंजन और पढ़ेंगे, वो है संयुक्त व्यंजन। यानी जितने व्यंजन अब तक हमने पढ़े ना, उसमें क्या होता है कि एक व्यंजन और एक स्वर लगता है। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा क, तो क के साथ कौन सा स्वर लग रहा है? ए स्वर की सहायता से क बोला जा रहा है। ऐसे च भी ए स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, यानी आधा व्यंजन और स्वर मिलकर आपके व्यंजन तैयार होता है। जब आप हिंदी भाषा में जब शब्द बनाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन छ, त्रे, गे और श, ये चार जो व्यंजन होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, पर सीखेंगे हम लोग, है ना बच्चों। क देखो मैंने 6 को कैसे लिखा, अब इसमें तो मैंने 3 लिख दिए बच्चों। कितने लिख दिए? 3 लिख दिए। 2 व्यंजन लिख दिए, 1 स्वर लिख दिया। गलत हो गया? नहीं बच्चों, ये गलत नहीं हुआ, ये सही है। 6 ये जो होते हैं, इनको संयुक्त नाम क्यों दिया है? 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं, एक से ज्यादा व्यंजन होते हैं इनमें। ये क, आधा के, आधा श मिलकर और इनसे मिलकर ये 6 बनता है आपके। यानी व्यंजन कितने? 2 व्यंजन, एक से ज्यादा व्यंजन, इसीलिए इसको संयुक्त, यानी 2 संयुक्त मतलब एक साथ, यानी 2 एक साथ आए तब आपके 6 बना। ऐसे ही इसमें मैंने लिखे हुए, इसमें भी 2 व्यंजन लिख दिया। अभी तक तो 1 लिखते आ रहे थे हम, एक व्यंजन और उसके साथ स्वर। लेकिन यहाँ क्या हो गया? देखो गड़बड़ हो गई ना, 2 व्यंजन हो गए। पर ये गड़बड़ नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। त्रे, त्रे में 2 व्यंजन है आपके, आधा तय, आधा रे प्लस है, तो आपके क्या बनता है? त्रे। ऐसे ही
गे से ज्ञान, जय और ज्ञान और प्लस है मिलकर क्या बना गे। अच्छा, इसको वर्ण विच्छेद भी जब करेंगे ना, अगर मान लो किसी शब्द में 6 लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ गया 6 लिखा हुआ गया और उसका हमको वर्ण विच्छेद करना है, तो उसको ऐसे लिखेंगे क प्लस स प्लस उसके साथ जो स्वर है वो लिखेंगे। तो हमको इसका इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि जब कहीं पर भी ये वाले वर्ण कोई से आ जाए किसी शब्द में और आपको वर्ण विच्छेद करना हो तो आपको इस तरीके से ही करना होगा। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, ये 4 अलग से होते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये एक से ज्यादा व्यंजनों के मिल से बनते हैं। और स्वर का भी प्रयोग ये आप अभी पढ़े होंगे आपने पिछली क्लास में, जैसे च, च, क, ऐसे शब्दों इनसे है ना शब्द बनाने होते हैं, तो वो इसी तरीके से होते हैं कि 2 व्यंजन से बनना। ठीक बच्चों, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे।